नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ लेकर इतिहास की कड़ी में। तो हम आर का बैच जीएस का चल रहा है, उसी में इतिहास की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ये तीसरी क्लास है। तो इसमें हम लगभग मोटा मोटा हम इतिहास क्या है, उसकी डेफिनेशन और इतिहास को कैसे याद रखें और इतिहास को समझने के लिए जो पहलू हैं, वो विभिन्न पहलू, इतिहास के स्रोत, ये मोटा मोटा हम ये सब कर चुके थे। और कल की क्लास में हमने पाषाण काल पूरा लगभग कवर कर ही लिया था। तो आज स्टार्ट करते हैं। कल हाँ लगभग क्या हो ही गया था पाषाण काल। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता हमारा आज का टॉपिक रहेगा, यही सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता को अगर मोटा मोटा आप देखो, वैसे विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से उनको एक टाइम पीरियड या समय के समय के आधार पर विभाजित किया है। लेकिन जो सर्वमान्य जो मूलतः अगर जिसे मानो कि आप सर्वमान्य जो सर्वसाधारण में मान्य है, वो लगभग होगा 2350 से। ये मैं लिख देता हूँ, थोड़ा पेन चेंज कर लूँ एक। ये 2350 बीसी से, बीसी मीन्स ईसा पूर्व से 1750 बीसी तक सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड माना गया है कि लगभग 2350 बीसी से और 1750 बीसी तक। तो सिंधु सभ्यता को आप जैसे मोटा मोटा अगर आप जानोगे कि सिंधु सभ्यता पाषाण काल से जो क्रमिक विकास चल रहा था, उसकी जो समाज में और जो अर्थव्यवस्था में जो मानव, जैसे मूलतः आप बोल सकते हो एक शब्द में अगर आपको कहना पड़े कि जो मानव जीवन का जो क्रमिक विकास चल रहा था, उसी से पाषाण काल से आते आते आगे आए। तो सिंधु सभ्यता में आपको क्या बदलाव, यही तो जानने होंगे जो मैंने आपको बताया था, जो इतिहास के उसमें समझाया था कि निरंतरता और परिवर्तन के जो तत्व हैं। तो क्या निरंतरता रही, क्या परिवर्तन रहे, तो उसी के उस पर आपको बताया जाएगा। तो सिंधु सभ्यता का मेन अगर प्रारंभ करें सिंधु सभ्यता वाले इस टॉपिक को, तो आप सोच सकते हो कि इसकी विशेषताएं क्या थी। आप मोटा मोटा ये बोल सकते हो कि हमें अगर जानना है तो आप जैसे विशेषताएं क्या रही। और विशेषताओं में अगर आप सबसे पहली अगर विशेषता आप जानोगे, तो जो सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आता है, वो जो प्रमुख विशेषता मान लो या मूल जो मुख्य विशेषता मान लो, वो सिर्फ ये रहेगी कि नगरीकरण। तो मेन तो यही हो गई अगर विशेषताओं बात की जाए तो नगरीकरण था। और नगरीकृत जैसे नगरीकरण नहीं, अगर इसकी जगह पे आप नगरीकृत सभ्यता लिखो, ये ज्यादा अच्छा शब्द है। तो नगरीकृत सभ्यता। तो मेन ये जो पॉइंट है, जो मुख्य विशेषता है, वो तो यही हो गई, नगरीकृत सभ्यता। अब इससे आगे अगर आप बढ़ोगे तो कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इसमें कांसे का प्रयोग किया गया, तांबा और टिन मिलाकर कांसे का प्रयोग किया गया, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। तो एक ये भी हो गई कांस्य युगीन सभ्यता। तो अगर कांस्य युगीन सभ्यता हो गई, अब अगर इससे आगे अगर आप एक और पॉइंट ध्यान से डालना चाहो विशेषता में, तो इसकी जल निकास प्रणाली, ये आप डाल सकते हो कि जल निकास प्रणाली नगरीकरण व्यवस्था में या सिंधु सभ्यता में जल निकास प्रणाली सबसे सुदृढ़ थी। और उसको अगर वो करो तो जल संरक्षण, क्यों जलाशयों के साथ प्राप्त हुए हैं, और जो नालियां, तो आप सीधे एक पॉइंट में अगर डालो तो जल, या एक या दो ही बना दो, जल निकास प्रणाली, और एक पॉइंट में आप डाल सकते हो जल संरक्षण। ये 4 पॉइंट हो गए मोटा मोटा अगर आप देखोगे। तो सिंधु सभ्यता की जैसी विशेषताएं, जैसे मेन
जैसे ही आप प्रारंभ करोगे तो मन होता है कि सिंधु सभ्यता में अगर ऐसा क्या विशेष है, इसके बारे में हमें जानना है। तो यही 4 अगर डिफाइन करना चाहो आप तो ये 4 पॉइंटों में कर सकते हो कि एक तो नगरीगत सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि अगर तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया गया और कांसे का प्रयोग किया गया। और इससे आगे आप जल निकास प्रणाली को भी इसके विशेषताओं में ले सकते हो। एक जल संरक्षण, क्योंकि जो जलाशय है और जो नालियों के द्वारा सीधे नालियों से बहते हुए जल जो मुख्य जलाशय में या मुख्य गटर में, जैसे बोलते हैं कि एक मुख्य टैंक था उसमें जाता था, तो ये एक जल संरक्षण ही तो है। तो इससे आगे ये आपको मैंने मोटा मोटा करवा दिया। अब प्रारंभ करते हैं साथियों। कि सिंधु सभ्यता के बारे में पता कैसे चला, या सिंधु सभ्यता का उत्खनन कैसे हुआ, या के प्रारंभ सिंधु सभ्यता कहाँ है, इसका पता किसने लगाया। और सिंधु सभ्यता के बारे में अगर जानना है तो आपको क्या मतलब ऐसी क्या विशेषताएं प्राप्त हुई, ऐसी कहाँ से उत्खनन स्थल और मेन अगर आप देखो तो सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहला अगर पॉइंट आप देख सकते हो तो आप लिख सकते हो कि सिंधु सभ्यता की सूचना कहाँ से प्राप्त हुई। अगर मोटा मोटा देखिए ना, एक नॉर्मल अगर आप हेडिंग डाल दें या एक नॉर्मल पॉइंट बना लें कि सूचना, सिंधु सभ्यता के बारे में पता भी तो चला हुआ, कुछ सूचना भी तो हुई, तो कहाँ से प्राप्त हुई ऐसी सूचना कि जिसे सैंधव स्थलों का पता जो लगा, तो कहाँ से ऐसा क्या हुआ कि सूचना प्राप्त हुई। तो सर्वप्रथम अगर सूचना के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बाकी तो बहुत पहले से वो पता चलता रहा कि यहाँ पर, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया था कि ये यार क्या है। उत्खनन में कहीं पत्थर मिल गए, कहीं कुछ मिल गया, कहीं जैसे ईंट ईंट मिल गई, तो ऐसा मिलता रहता था, तो लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही 1826 में एक मेरसन नामक एक जो अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी, उसे कुछ पत्थरों की या सूचना मिली। आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे 1826 में मेरसन नामक ब्रिटिश अधिकारी था। उसकी मतलब उसके अंडर में कोई सेना या कोई ऐसा दस्ता जा रहा था, उसे पता चला कि यहाँ कोई पत्थर या कुछ उत्खनन हुआ है, लेकिन उसने भी ध्यान नहीं दिया कि यार क्या ये होगा। उसके बाद फिर 1853 में, जैसे 1826 में ध्यान नहीं दिया, उसके बाद ही जैसे 1853 में कनिंगम था। कनिंगम ने हड़प्पा में कुछ एक सेकंड में दोबारा ये पॉइंट इधर लिख देता हूँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो इसे यहाँ बना सकते हैं कि 1856 में कनिंगम ने एक हड़प्पा जगह स्थल है, उसमें एक कुछ मतलब ईंट पत्थर या कोई स्थल का उत्खनन हुआ। तो कनिंगम ने कहा कि ये तो बौद्ध स्तूप है या बौद्ध स्थल है, इसे बौद्ध स्थल कहा गया। और इसी पर अगर आप इससे भी आगे, जैसे 1856 कनिंगम, ये मैं पॉइंट लिख देता हूँ, कनिंगम ने हड़प्पा में कुछ स्थलों का, हड़प्पा में कुछ स्थल या कुछ ऐसी आकृतियां या कुछ मतलब पाषाण मतलब पत्थर प्राप्त हुए, तो उन्हें देखकर कनिंगम ने इसे बौद्ध स्थल कहा। इसी कॉन्सेप्ट को अगर और जैसे अगर आप कहो तो वैकल्पिक विषय में अगर थोड़ा अंदर, जैसे अभी ऐसे तो वनडे एग्जाम में या जीएस के स्तर पर तो अभी नहीं पूछा है, लेकिन अगर वैकल्पिक स्तर पर अगर इतिहास को जाने तो उसमें आपको ये पॉइंट मोटा मोटा एक पूछ लेता है कि कनिंगम कन्फ्यूजन क्या है। यही कॉन्सेप्ट कि 1856 में कनिंगम ने जो हड़प्पा में जो स्थलों को देखा, तो उसने जो बौद्ध स्थल कहकर इसे पुकारा सिंधु सभ्यता के एक स्थल को, तो उसी को एक कनिंगम कन्फ्यूजन कहा गया है। तो इससे आगे जैसे 1856
से एक सेकंड, थोड़ा डेट हो रहा है 1826 में, 1800, हाँ ये थोड़ा एक वो कर लीजिए, 1856 नहीं है, 1853 है, क्योंकि 56 में तो ब्रंटन ब्रदर्स आ जाएंगे, तो ये 1853 कर लीजिए साथियों। ये तभी मैं कह रहा हूँ बार बार 56 आ रहा, तो मैं सोच रहा कि यार 1856 ये थोड़ा शेड्यूल होता है ना, कि जब दिमाग में कोई, जब इतने सारे फैक्ट आपके दिमाग में चलते हैं तो कभी कभी जैसे कंफ्यूजन में थोड़ा वो हो जाता है, तो वही है 1853 में था कनिंगम, क्यों कनिंगम का काल भी 1853 में कनिंगम आया। अब जैसे ही कनिंगम ने हड़प्पा के कुछ स्थलों को देखा 1853 में, उन्हें बौद्ध स्थल कह के पुकारा। इससे आगे अगर आप आते हो तो जो 1856 में ब्रंटन ब्रदर्स और इन्हीं बंटन ब्रदर्स में अगर आप इनके नाम का जानो तो इनका नाम, एक का नाम था चार्ल्स बंटन और एक का नाम था जेम्स बंटन, ये भी आप लिख लो अगर इससे अंदर वैसे पूछेगा तो नहीं, चार्ल्स और जेम्स, ये दोनों भाई थे, चार्ल्स बंटन और जेम्स बंटन। तो ब्रंटन ब्रदर्स ने लाहौर से कराची तक जो रेल लाइन बिछा रहे थे, तो इन्होंने कुछ पाषाण या पत्थरों की खोज की, और जब पत्थरों की खोज की तो उन्होंने आके कनिंगम को बताया। कनिंगम ने इन पर ध्यान नहीं दिया कि होंगे कोई पत्थर या कुछ भी होंगे, तो इस पर जब 1856 में जब ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि कनिंगम जो 1853 में था वही 1856 में भी आया, उसी ने अपने अंडर में रेलवे लाइन बिछवाई। लेकिन रेलवे लाइन जो बिछा रहे थे कराची से लाहौर तक 1856 में ब्रंटन ब्रदर्स, उन्होंने कुछ पाषाण स्थल, कलाकृतियां और कुछ ईंट और इनके जो साक्ष्य प्राप्त हुए उन्होंने उसे बताया। लेकिन अधिकारी कनिंगम था, उसने क्या ध्यान ही नहीं दिया कि होगा कोई। तो उसके आगे जैसे ही बढ़ते हैं आप, 1856 से आगे आते हैं, तो यही मैं थोड़ा इसे साफ कर देता हूँ या थोड़ा इधर लिख देता हूँ। जब 1856 से आप आगे आते हो तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। तो साथियों में बस मेरे जो समझाने का शुरुआत थी सिर्फ यही एक मकसद है कि आप ये समझो कि जो 1821 में जो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, ये इसका मतलब ये नहीं कि 21 में ही सबसे पहले यहाँ उत्खनन हुआ, पहले भी मिलते रहे उत्खनन सामग्री और पाषाण और जितने भी हैं सब जितने भी उत्खनन से रिलेटेड ईंट और उत्खनन स्थल प्राप्त होते रहे, लेकिन किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने इसमें ध्यान नहीं दिया। जो 1921 में था, दयाराम साहनी, उन्होंने पूरे एक स्थल को हड़प्पा की खोज की, उस पर फिर एक कानूनी तौर पर उसका उत्खनन किया गया, और इसी के बाद 1921 में हड़प्पा की खोज के तुरंत एक साल बाद ही 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की। अब इससे आगे आप चलोगे तो जो शुरुआत से उत्खनन होता आया, जहां से जैसे 1921 से और 1947 तक आते आते लगभग आपको पता चलेगा कि लगभग 40 हड़प्पा स्थलों की खोज की जा चुकी थी, मतलब। और जो 40 हड़प्पा स्थल खोजे गए, जितने भी जो 40 लगभग हड़प्पा स्थल थे, वो सारे के सारे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे अवस्थित थे।
और जब 40 के 40 स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे अवस्थित थे, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो स्थल जो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जॉन मार्शल ने, थोड़ी तबीयत नासाज है तो थोड़ा खांसी और वो आ जाता है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो जो जितने भी जो स्वतंत्रता तक 1947 तक लगभग 40 स्थलों को उत्खनन किया गया, तो वो 40 के 40 उसमें जो सिंधु नदी उसकी सहायक नदियों की किनारे अवस्थित होने के कारण जॉन मार्शल ने इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा। तो ये आपकी समझ में आया कि सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता ही क्यों कहा गया, क्योंकि शुरुआती स्थलों की जो खोज हुई वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे अवस्थित थे, इसीलिए जॉन मार्शल ने इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा। और हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले की गई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता बोला गया। अब आगे मैं आपको करवाऊं तो ये थोड़ा साफ कर देता हूं पूरा। तो सिंधु सभ्यता में एक सेकेंड में थोड़ा ब्लैक पेन कर लेता हूं, ब्लैक ज्यादा सही रहेगा। अब तक सिंधु सभ्यता के लगभग अगर जैसे प्रमाणिक आंकड़ा अगर आप देखें तो लगभग 3200 या 3500 स्थलों का उत्खनन हो चुका है, या स्थलों की खोज हो चुकी है। तो लगभग आप 3200 से 3500 स्थलों की खोज उत्खनन हो चुका है, स्थलों की खोज हो चुकी है, स्थल खोजे जा चुके हैं, और इनमें से अगर देखा जाए तो लगभग 78% जो, या 78% जो स्थल हैं वो सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों की उसमें किनारे अवस्थित या उनकी नदी घाटियों से प्राप्त हुए हैं। और सरस्वती नदी अभी जो वर्तमान में विलुप्त है, इसे मैं एक बार यहाँ पे मैं बना के आपको समझा देता हूँ। एक बार भारत का मैं मैप बना के आपको समझा देता हूँ। तो ये साथियों आप समझो एक बार कि यहाँ से ये मैं आपको बता दूं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। तो ये सिंधु हो गई, रुको पेन चेंज कर लेता हूं मैं। ये सिंधु, ये झेलम, ये चिनाब, ये रावी और ये ब्यास। अब आप कहोगे कि सर आपने सतलज का नाम तो लिया नहीं। तो ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सतलज पहले सिंधु की सहायक नदी या सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा नहीं थी। सतलज थी यहां से जो सरस्वती नदी, सतलज पहले सरस्वती नदी की सहायक थी। ये रही सतलज और ये हो गई सरस्वती। सतलज। और सतलज ही नहीं सरस्वती नदी की सहायक थी, यमुना भी पहले सरस्वती नदी की सहायक थी।
लेकिन भौगोलिक परिवर्तन के कारण द्वारा सरस्वती नदी विलुप्त होती गई और सतलज सिंधु नदी तंत्र में जुड़ गई और यमुना नदी आकर गंगा नदी तंत्र में आकर जुड़ गई। तो साथियों, ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ ये जो सरस्वती नदी घाटी है, इसी पूरे क्षेत्र में, रुको मैं पेन का कलर एक बार चेंज कर देता हूं, और इसी पूरे क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। ये पूरा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं सब यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और अगर देशों की अगर आप देखा जाए कि अगर आप पूछो कि सिंधु घाटी सभ्यता किन देशों से प्राप्त हुई है, तो मूलतः तीन देश हैं। तीन देश हैं। इनमें एक अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भारत। अगर मोटा मोटा पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता किन देशों से प्राप्त होती है, तो आप लिख सकते हो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। और अगर भारत में भी अगर आपको पूछा जाए कि किन राज्यों से प्राप्त होती है, तो आप सीधे बोल सकते हो कि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इनसे सर्वाधिक, जैसे पूछा जाए कि किन राज्यों से सर्वाधिक जो सिंधु सभ्यता की जो स्थल हैं वो प्राप्त होते हैं, तो आप महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान मोटा मोटा। वैसे हरियाणा से भी है, और ऐसे तो अगर आप देखो तो यूपी से भी है, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से भी है। लेकिन जैसे सर्वाधिक अगर कोई पूछे तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये आप तीन ले सकते हो। इससे आगे अगर मैं आपको और वो करवाऊं, तब हम आते हैं मेन उस पर, सिंधु सभ्यता के अब मेन, अब सिंधु सभ्यता को हमें समझना है, तो आपको सिंधु सभ्यता को किसी को समझने के लिए पहले अगर आप मेन समझना चाहते हो, तो जैसे कहते हैं ना थोड़ा लोकल ग्रामीण भाषा में कि इसकी चौहिद्दी घेरो, मतलब इसके चारों कोनों को जानो पहले, कि चारों कोनों में क्या है, कि कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तर से दक्षिण कहाँ तक है, या उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इसका पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, पूर्वतम। तो आप ऐसे ही अगर सिंधु सभ्यता को हम देखते हैं, तो उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम में अगर आप देखो, तो सिंधु सभ्यता अगर मोटा मोटा आप देखोगे तो पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर है, लगभग 1600 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण अगर आप सिंधु सभ्यता को देखोगे तो ये 1400 किलोमीटर है। और अगर आप इसके बाद भी अगर आप कहोगे क्षेत्रफल जानना है, तो क्षेत्रफल भी आप लिख ही लो। ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि एरिया, क्षेत्रफल अगर आपको जानना हो, तो ये भी पता चला कहें कि गुरुजी ने बता तो दिया, लेकिन क्षेत्रफल हमने तो किताबों में क्षेत्रफल पढ़ा है, एरिया तो बताया ही नहीं। तो एरिया आप लिख सकते हो 1650 600 वर्ग किलोमीटर, 1650 600 वर्ग किमी। कहीं कहीं 500 भी दे रखा होता है, 1650 500, लेकिन एनसीईआरटी जो प्रमाणिक मानी गई है उसमें 1650 600 है, लेकिन 500 भी दे रखे, तो वो गलत नहीं है, मैं उसे नकार नहीं रहा। बाद में आप कहोगे गुरुजी ने तो हमें 600 ही करवाया, हमने 500 बुक में पढ़ा है, आप गलत पढ़ा रहे हो, तो वो भी 500 भी हो सकता है। लेकिन जहां तक जो प्रमाणिक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी में 1650 600 दे रखा है, तो वर्ग किमी है। अगर आप देखो, अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो आप देखो तो इसका सिंधु सभ्यता का
उत्तरतम बिंदु मांडा जम्मू कश्मीर में है। और इससे आगे अगर और आपको लिखना हो तो चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे, और इससे भी आगे अगर आपको जिला लिखना हो तो अखनूर, वो भी लिख लो, चलो जिला भी लिख लो, अखनूर जिला, अखनूर जिला। और इसके अगर दक्षिणतम बिंदु अगर आप देखो तो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इसका दायमाबाद, दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। अगर नदी लिखनी हो तो आप लिख सकते हो प्रवरा नदी, प्रवरा नदी। और अगर आपको इसका भी जिला लिखना हो तो आप लिख सकते हो अहमदनगर जिला, अहमदनगर जिला, नगर जिला। अगर देखा जाए अब उत्तर से दक्षिण हमने घेर लिया, अब घेरते हैं पश्चिम से पूर्व घेरते हैं। तो पूर्वी अगर इसका सिंधु सभ्यता का पूर्वतम बिंदु अगर जानना हो तो ये आलमगीरपुर होगा, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। हिंडन नदी अगर लिखना चाहो तो हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी। और अगर जिला लिखना हो तो मेरठ जिला, मेरठ जिला, ये लिख सकते हो। अब बच्चा पश्चिमतम बिंदु, पश्चिमतम बिंदु होगा इसका सुतकांगेंडोर, सुतकांगेंडोर, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। और अगर नदी लिखना चाहो आप तो लिख सकते हो दास्क नदी, दास्क नदी। तो ये हमने आपको सिंधु सभ्यता को चारों तरफ से इसके जो उत्तरतम बिंदु, पूर्वतम बिंदु, पश्चिमतम बिंदु, चारों तरफ से मतलब घेर लिया। तो यहाँ से आयोग ये जो बताया ना मैंने आपको, उत्तरतम बिंदु, ये दक्षिणतम बिंदु, पूर्वतम बिंदु, पश्चिमतम बिंदु, यहाँ से आयोग प्रश्न उठाता है, प्रश्न बनाता है। तो इससे आगे अगर आप बढ़ते हैं तो एक सेकंड मैं ये भी साफ कर देता हूँ। तो इससे आगे अगर आप बढ़ें तो हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक है। जो सिंधु सभ्यता की लिपि है, लिपि यहां से भी प्रश्न उठा लेता है, इसीलिए मैं थोड़ा इस पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट और करवा रहा हूं कि लिपि चित्रात्मक है, चित्रात्मक है। अगर देखा जाए तो कुल चित्र अगर किया जाए तो 64 कुल चित्र मिले, अगर ये फैक्ट और किया जाए तो 64 कुल चित्र, कुल चित्र। और इसमें भी अगर देखा जाए 64 में तो एक तो यू आकार के चित्र हैं, आकार के चित्र हैं, और मछली के चित्र भी हैं, मछली के चित्र भी प्राप्त हुए, और मछली के चित्र, मछली के चित्र। और जो चित्रात्मक लिपि है इसे दाएं से बाएं तरफ लिखा जाता था, ये भी आप लिख लो, जैसे पूछ ही लेता है, ये भी फैक्ट एक पॉइंट हो गया कि दाएं से बाएं तरफ लिखा जाता था,
मेन जो आ गया कि इस लिपि को कहते क्या है, इस लिपि को ब्रुष्टोफेदन, थोड़ा मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो सकती है क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा अलग है, आप लिख सकते हो इसे ब्रुष्टोफेदन कहा जाता था इस पद्धति को, ब्रुष्टोफेदन। ये जो लिपि जो चित्रात्मक थी, इस चित्रात्मक पद्धति को ब्रुष्टोफेदन कहा गया है, या ब्रुष्टोफेदन को फेदन कहा जाता है, ब्रुष्टोफेदन। तो ये नाम बहुत पूछ लेता है, ज्यादातर ब्रुष्टोफेदन पूछ लेगा, या चित्रात्मक लिपि में कौन, अब तो ये भी पूछने लगा है कि चित्रात्मक लिपि में किस जानवर के या किस जीव के चित्र सर्वाधिक प्राप्त होते हैं। तो ये आपको अभी से करके चलना पड़ेगा साथियों। अगर आप इससे आगे अगर हम थोड़ा बढ़ते हैं तो आप मोटा मोटा आप देख सकते हो कि थोड़ा उस पर कर लें कि किस देश से या किस स्थान से किस जो सैंधव स्थल हैं कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ा मोटा मोटा ध्यान में रहेगा। तो आगे जो सिंधु स्थलों का सर्वेक्षण जो करवाऊंगा मैं, तो वो थोड़ा समझने में और आसान होगा। तो अगर आप देखो तो अफगानिस्तान मेन पहला पॉइंट आता है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से मोटा मोटा सिंधु सभ्यता के 2 स्थल प्राप्त हुए हैं, एक मुंडी गाक, एक सोर्तगोई। एक मुंडी गाक और सोर्तगोई। तो अफगानिस्तान से 2 ही मेन स्थल हैं, बाकी छोटे मोटे तो प्राप्त होते ही रहते हैं, लेकिन जो मेन जो जिसे बोलते हैं प्राथमिक स्थल, तो वो मुंडी गाक और सोर्तगोई हैं। अगर दूसरा आप देखो, जब दूसरे नंबर पर पाकिस्तान कर लो, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में क्या है कि 3 वो हैं, एक बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं, एक सिंध प्रांत से और एक पंजाब प्रांत से। तो पंजाब वही आ जाता है जो इंडिया वाला, जो भारत वाला। तो पंजाब वाले को हम भारत के साथ ही कर लेंगे। अभी बलूचिस्तान और सिंध देख लेते हैं। तो बलूचिस्तान में अगर आप मोटा मोटा देखो तो एक तो सुतकांगेन डोर हो गया, सुतकांगेन कोह हो गया, और अगर आप देखो तो नौशेरों हो गया। तो ये 3 पॉइंट बलूचिस्तान में आप एक पॉइंट कर सकते हो। बाकी और भी हैं, लेकिन ये जो 3 मोटा मोटा ये जरूरी है। एक सुतकांगेन डोर, ये तो मुख्य है, ये आपका पश्चिमतम बिंदु है, सुतकांगेन डोर। एक सुतका कोह, एक आप नौशेरा लिख लो, नौशेरों। और इससे आगे अगर आप जैसे हम उसमें चलते हैं, सिंध में चलते हैं, तो सिंध में भी अगर 3-4 प्रमुख आपको लिखना हो तो कोट दीजी लिख लो, अली मुराद लिख लो। और अली मुराद से अगर आप थोड़ा सा आप आगे चलोगे तो चनूदड़ो भी उसमें आ जाएगा, तो आप चनूदड़ो लिख लो। तो आप कोट दीजी अली मुराद और चनूदड़ो। ये हो गया सिंध। अगर आप इससे आगे थोड़ा, मैं इसे साफ कर लेता हूँ, एक सेकंड। इससे आगे अब आओ तो पाकिस्तान में रहे, बलूचिस्तान हो ही गया, और बलूचिस्तान के बाद सिंध भी हो गया। अगर सिंध से अब आप आगे बढ़ते हो तो अब हम आते हैं पंजाब में। तो पंजाब में क्या है कि पंजाब में आप पाकिस्तान का भी, जैसे पंजाब में डाल दूं आप 3rd पॉइंट, जैसे पंजाब
तो इसमें आप भारत भारत का भी डाल लो, भारत दोनों का एक साथ ही कर लेते हैं, क्या दोनों के स्थल तो वही हैं, भारत प्लस पाक। तो भारत पाकिस्तान का जो पंजाब वाला एरिया है उसमें 2 स्थल प्राप्त होते हैं, एक रोपण होगा, और रोपण के बाद ही आप वो कर लो हड़प्पा और रोपण, ये हो गए। अब इससे आगे हम चलते हैं, तो पंजाब हो गया, आप राजस्थान में आओगे तो राजस्थान में कालीबंगा, और उससे भी आगे अगर यूपी में पहुंचोगे तो आलमगीरपुर, जम्मू कश्मीर में पहुंचोगे तो अभी मैंने करवाया था उत्तरतम बिंदु मांडा, और अगर हरियाणा में आओगे तो हरियाणा में जैसे अगर जो प्रमुख अगर आप देखो तो प्राथमिक स्थलों में राखीगढ़ी हो गई, वनावली हो गई, और मित्ताथल हो गया, कुंतासी हो गया। तो अब जैसे आगे आप लिखते चलो थोड़ा पॉइंट, जिससे कि तुम्हें रिटर्न करने में भी आसान होगा। राखीगढ़ी हरियाणा की अगर आप लिखो तो राखीगढ़ी, वनावली मित्ताथल 3 हो गए मोटा मोटा। और अगर आप राजस्थान का कालीबंगा लिख लो, इसमें राजस्थान में अगर लिखना हो तो। इससे आगे तो मैं ये साफ कर देता हूँ। अगर आप राजस्थान में लिखो, राजस्थान में तो एक वही कालीबंगा ही प्रमुख स्थल है, सैंधव स्थल, तो आप कालीबंगा लिख सकते हो, कालीबंगा। बाकी द्वितीयक सैंधव स्थल हैं, लेकिन जो जरूरी है तो प्राथमिक ही ज्यादातर पूछता है, द्वितीयक स्थलों को इतना आयोग नहीं उठाता। और अगर आप उत्तर प्रदेश भी लिख लो, यूपी में अगर आप देखो तो आपको आलमगीरपुर मिलेगा, आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर भी द्वितीयक स्थल है, लेकिन इसको इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया प्रमुख स्थलों में, क्योंकि ये हमारा पूर्वतम बिंदु है सिंधु सभ्यता का, तो इसीलिए इसे आलमगीरपुर को इसमें शामिल किया गया है। अगर गुजरात में आप देखो तो मेन तो लोथल हो जाएगा। अगर जैसे गुजरात का भी अगर नीचे आप ये पॉइंट बना के गुजरात आप डालो तो मेन लोथल हो गया, मेन लोथल हो गया। और इससे आगे आप बढ़ो तो 2-3 और, जैसे धौलावीरा है, और सुरकोटदा है, रंगपुर है, ये सब गुजरात में मिल जाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो प्राथमिक स्थलों में जैसे लोथल के अलावा धौलावीरा, सुरकोटदा, सुरकोटदा, अगर आप लिखो तो रंगपुर भी लिख सकते हो, रंगपुर। तो ये मोटा मोटा आपको मैंने करवा दिया। और महाराष्ट्र में आप जाओगे तो दायमाबाद, ये एक साइड में यहाँ पे एक महाराष्ट्र का भी अलग से ही करवा देता हूँ पूरा। तो यहाँ पे आप ये एक पॉइंट बना के महाराष्ट्र का भी लिख सकते हो, आप लिख दो दायमाबाद। ये भी एक द्वितीयक सैंधव स्थल है, लेकिन इसको भी उसी की वजह से कि ये हमारा दक्षिणतम बिंदु है, तो इस दायमाबाद को भी प्रमुख स्थलों में ही करना पड़ेगा। तो वही मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि सैंधव स्थलों में ये नहीं कि द्वितीयक स्थलों को आप महत्वपूर्ण नहीं मानते, द्वितीयक स्थल भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो उसमें जो मेन अगर
द्वितीयक स्थलों में अगर आप देखोगे तो वही वही शामिल किए गए हैं जो जैसे हमारे जैसे उत्तरतम बिंदु है और एक पूर्वतम बिंदु है, और उसी में अगर आप थोड़ा सा अगर आप चलो तो हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है दायमाबाद, तो ये द्वितीयक स्थल हैं लेकिन इन्हें शामिल किया गया। इससे आगे अगर आप बढ़ो, चलो थोड़ा आगे चलते हैं, तो ये मोटा मोटा मैंने आपको ये इसीलिए करवाया थोड़ा कि किस उसमें किस राज्य में कौन से स्थल हैं, थोड़ा मोटा मोटा नाम, क्योंकि अब सैंधव स्थलों का सर्वेक्षण, सैंधव स्थलों का सर्वेक्षण ये प्रारंभ होगा। इसमें क्या है कि वो काम आएंगे, जैसे मैंने बोला कालीबंगा, तो आपको थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रहेगा कि कालीबंगा कहाँ था, और अगर जैसे मैंने बोला धौलावीरा, तो धौलावीरा कहाँ पड़ा, सुरकोटदा कहाँ पड़ा, कि गुजरात में कि राजस्थान में, तो ऐसे आपको थोड़ा क्लिक करेगा। तो अभी जैसे सैंधव स्थलों का सर्वेक्षण, तो सबसे पहले जो मेन पहला जो सैंधव स्थल है तो हड़प्पा से स्टार्ट करते हैं। तो आप हड़प्पा लिख दीजिए, हड़प्पा। तो हड़प्पा में अगर जैसे हड़प्पा के सैंधव स्थलों का आप देखो तो मेन, अगर एक मैं आपको साइड में थोड़ा अप्रोचेज बता दूं आपको कि थोड़ा पेन चेंज करके कि हमारा दृष्टिकोण क्या रहेगा पढ़ने का। दृष्टिकोण मोटा मोटा आप देखो जो सैंधव स्थलों के जो सर्वेक्षण का जो दृष्टिकोण रहेगा, तो मेन सबसे पहले हम देखेंगे कि अवस्थिति क्या है। अवस्थिति यानी लोकेशन क्या रहेगी, लोकेशन। इससे आगे आप आओगे तो लोकेशन के बाद आप देखोगे कि नगर नियोजन कैसा है। जो टाउन प्लानिंग है, नगर नियोजन कैसा रहेगा, नियोजन। इससे आगे आप जाओगे तो पशु या पशु मूर्तियां, और कहां से कौन सा पशु या कौन सी पशु मूर्तियां, तो आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, पशु या पशु मूर्तियां। इससे आगे अगर आप आओ तो पशु और मूर्तियां उस एक पॉइंट में कर ली, तो आप कर सकते हो यहाँ मर्दभांड कर सकते हो। अगर मर्दभांड नहीं करना तो आप कर सकते हो कि अन्य जितने भी सब जैसे मन के और पशु की हड्डियां भी रह गई। ये यहाँ पशु और हड्डियां, क्योंकि हड्डियां भी तो मिली हैं, हड्डियां तो सर्वाधिक हड्डियों के आधार पर ही आप कर रहे हो। यहाँ आप वो मूर्तियां लिख सकते हो, मूर्तियां में से ये पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट बना लो, मूर्तियां या मन के भी आप कर सकते हो। और इसी में अगर करो तो मृदभांड भी कर सकते हो, मृदभांड। एक पॉइंट आप अन्य का बना सकते हो कि अन्य क्या जो बच गया वो सब अन्य में कि ये प्राप्त हुई। तो ये कि हमारा अप्रोच ये रहेगी कि सबसे पहले किसी स्थल के बारे में हमें जानना है तो उसकी लोकेशन क्या रही, अवस्थिति के बारे में जानेंगे। अवस्थिति जानने के बाद आप उसके नगर नियोजन के बारे में कि कैसा नगर नियोजन, दुर्गीकृत है कि नहीं है, कि दुर्ग टीला है कि नगर टीला है, कि अब दुर्ग टीला नगर टीला के अलावा 3 पार्ट में विभाजित भी है, अवाम नगर बीच में पड़ जाता है। तो ये आपको जैसे करना पड़ेगा। नगर नियोजन के बाद आपको देखना पड़ेगा कि क्या कौन सा पशु के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, किस पशु की हड्डियां, पशु और उनकी हड्डियां पॉइंट हो गया। उससे आगे जैसे ही आप बढ़ोगे तो जैसे मूर्तियां, मन के, मृदभांड या मोहरें, ये सब। और थोड़ा उसमें अगर अन्य में जाओ तो अन्य में कि इसकी जो पशुपति की जो मूर्ति है, कुबड़ वाला बैल जो प्राप्त हुआ है, तो वो सब ऐसे ही इसी में आ जाएंगे। तो एक दृष्टिकोण रहेगा, मैंने थोड़ा मोटा समझा दिया कि खाका आपके दिमाग में बना दिया कि हमारा दृष्टिकोण या हमारी अप्रोचेज ये रहेगी कि इस तरीके से हमें क्रमिक मतलब क्रम बाई क्रम हमें ये पढ़ना है। तो ये चलो ये थोड़ा समझाने के लिए एक मैंने बता दिया कि अप्रोचेज क्या रहेगी। अगर आप हड़प्पा के बारे में अगर हमें जो मेन वो करना हो तो अवस्थिति लोकेशन के बारे में हम बताएं तो सबसे पहला पॉइंट तो यही रहेगा कि हड़प्पा
की अवस्थिति या लोकेशन क्या थी, तो रावी नदी के तट पर मान लो, या रावी नदी के पूर्वी तट पर मान लो, रावी नदी के पूर्वी तट पर अवस्थिति, लो अवस्थिति हो गई पूर्वी तट पर, रावी नदी के पूर्वी तट पर, ये हो गया। दूसरा, हड़प्पा को हम बोलते हैं कि गेटवे सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे बोलते हैं गेटवे, ये थोड़ा अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा, गेटवे सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैं IVC शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसे सिंधु सभ्यता का द्वार कहा गया है, ये सिंपल सा हिंदी में अगर आप जानो तो इसे सिंधु सभ्यता का द्वार का या दरवाजा, जो मुख्य द्वार कहा गया है। गेटवे सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा को कहा गया है। अगर इसी और अवस्थिति के बारे में, जैसे अगर रावी नदी के पूर्वी तट पर जाने, तो आप ये लिख सकते हो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, अगर आप पंजाब प्रांत से भी अगर और अंदर जाओ, तो आप जिले की भी बात करो तो आप लिख सकते हो मोंटेगोमरी जिला, गोमरी जिला। तो ये एक अवस्थिति, मोटा मोटा इसकी अवस्थिति के बारे में हो गया कि अवस्थिति क्या रही, हड़प्पा किस नदी की, जो लोकेशन जो मैंने आपको एप्रोच बताई थी कि अवस्थिति हो गई। अब जैसे हम अवस्थिति से ऊपर अगर हम जाते हैं, तो अवस्थिति से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अवस्थिति के बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो था हमारा नगर नियोजन। तो अब आप देखेंगे कि नगर नियोजन क्या रहा। तो जैसे अब हड़प्पा का मैं ये साफ कर देता हूँ, ये मोटा मोटा मैंने आपको अवस्थिति करवा दी पूरा। तो अवस्थिति के बाद सीधे हड़प्पा का नगर नियोजन देखते हैं, क्योंकि हम वो स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोच थी हम उसी तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। क्या हमने अवस्थिति को जाना, अब नगर नियोजन जानेंगे। तो नगर नियोजन में नगर दो भागों में विभाजित था, एक दुर्ग टीला और एक नगर टीला। ये मैं आपको थोड़ा दुर्ग टीला और नगर टीला। दुर्ग टीला दुर्गीकृत था, एक सेकंड में थोड़ा पूरा इसे थोड़ा बना लूं, इससे आपकी थोड़ा फिगर से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं इसका थोड़ा चित्र बना लूं। ये इसके प्रवेश द्वार हो गए। प्रवेश द्वार हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशाओं में होते थे। प्रवेश द्वार हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशाओं में होते थे। जो दुर्ग टीला था वो दुर्गीकृत था, चार दीवारी से या सुरक्षा प्राचीर, जैसे रक्षा प्राचीर बोल सकते हो, चार दीवारी या रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। रक्षा प्राचीर और इसे रुको मैं पेन चेंज करके लिखता हूं। ये दुर्ग टीला और ये नगर टीला। इसी दुर्ग टीले को अल्फाबेट नाम और दिया गया है, AB टीला भी बोला जाता है, AB टीला। तो कहीं आप बाद में प्रश्न आ जाए और आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा में AB टीला कहाँ अवस्थित था, उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में या उत्तर पूर्व में या दक्षिण पूर्व में, तो आप आपको मैं बता दूं कि दुर्ग टीला को ही अल्फाबेट नाम दिया गया है AB टीला।
तो इसी एबी टीले के ऊपर अगर आप देखो तो थोड़ा इसमें ये जो रास्ता दुर्ग टीले में अंदर रास्ता पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण था। बीच में जो जो जहां पर जिस चौराहे पर, जैसे चौराया बोलते हैं, या जिस जगह काटते थे एक दूसरे, उत्तर दक्षिण रास्ता और पूर्व पश्चिम रास्ता, उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस बोला गया है। ऑक्सफोर्ड सर्कस बोला गया है। तो यहां से भी आयोग ने प्रश्न एक दो बार उठाया है कि ऑक्सफोर्ड सर्कस किसे बोला गया है। तो ये हो गया। इससे आगे आप देखोगे तो नगर टीले के यही साइड में एक R37 नाम की एक कब्रगाह है। कब्रगाह। अब R37 नाम की कब्रगाह है और यहां से R57 कब्रें प्राप्त हुई हैं। तो अब आप कहोगे कि गुरुजी इसका नाम R57 ही रख देते, R37 क्यों रखा? तो ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब सर्वप्रथम जब उत्खनन हुआ था यहाँ से, तो यहाँ से R37 मतलब 37 कब्रें ही एक सुव्यवस्थित ढंग से प्राप्त हुई। उसके बाद जो 20 कब्रें थी वो विखंडित अवस्था में या थोड़े बिखरी हुई अवस्था में, 20 जो कंकाल थे वो बिखरी हुई अवस्था में प्राप्त हुए, तो उन्हें उसमें नहीं जोड़कर सीधे R37 इसको नाम दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि यहां से कितनी कब्रें प्राप्त हुई, तो आप 57 लिखोगे, बताओगे, और इसका नाम R37 है। और इसी के ऊपर आप देखोगे तो यहीं पे थोड़ा इसी के पास में एक F टीला, नहीं H टीला, हाँ H टीला, एक H नामक कब्रगाह, ये भी एक कब्रगाह है, कब्रगाह प्राप्त हुआ है। लेकिन ये कब्रगाह पोस्ट हड़प्पन काल पीरियड का है, मतलब हड़प्पा काल से भी पहले का है। ये जो एज कब्रगाह है, तो ये भी जैसे प्रश्न पूछा गया है, आयोग ने यहां से प्रश्न उठाया है, तो ये हो गया पोस्ट हड़प्पन काल का है, पोस्ट हड़प्पन काल का, हड़प्पन पीरियड। तो ये हड़प्पा काल से पहले का है एज कब्रगाह। अगर इससे ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे इस जगह पे एक एफ टीला प्राप्त होता है। और एफ टीले में आप देखोगे तो मैं आपको एक और बता दूं कि एफ टीले से भट्टियां प्राप्त होंगी, भट्टियां प्राप्त होंगी। और भट्टियों का काम क्या था? ऐसी छोटी मोटी भट्टियां नहीं, भट्टियां थी धातु गलाने के लिए। क्योंकि अगर जो कांसे का प्रयोग करते थे, वो टिन और तांबा मिलाकर ही तो कांसा बनाया गया, तो कांसा बनाने के लिए उसे गलाना पड़ता था। तो ये धातु गलाने की भट्टियां थी, यहाँ धातु गलाने का काम होता था, धातु गलाने की भट्टियां। यहीं से श्रमिक आवास प्राप्त हुए हैं, एफ टीला से ही श्रमिक आवास। अगर इससे बाद भी अगर कोई अंदर जाके पूछे तो सीधे आप बता सकते हो कि 15 श्रमिक आवास, नंबर के रूप में अगर आप उससे कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि 15 श्रमिक आवास प्राप्त हुए हैं। और यहीं से एफ टीला से ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से एक अन्नागार प्राप्त हुआ है, अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या अन्नागार प्राप्त हुआ है। और यहीं पे अगर आप देखोगे तो आप खुद सोचो कि जो एफ टीला था एक उद्योग नगर जैसा नहीं लग रहा आपको, कि वहां से भट्टियां प्राप्त हो रही हैं और वहीं से श्रमिक आवास प्राप्त हो रहे हैं, वहीं से धातु गलाने की जो भट्टियां वो प्राप्त हो रही हैं, मतलब श्रमिक भी वही हैं, अन्नागार भी वही हैं। और एक और मैं आपको ऊपर बता दूं कि यहां से वर्गाकार
चबूतरे भी प्राप्त हुए, चबूतरे भी प्राप्त हुए। तो यहाँ से आयोग ज्यादातर, जो मैंने आपको मोटा मोटा ये समझाया है, यहीं से आयोग प्रश्न उठाता है कि जो आपसे पूछ लेगा कि भट्टियां, धातु गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, किस स्थल से, सिंधु सैंधव स्थल से। और अगर आपसे पूछना चाहेगा तो आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा कि श्रमिक के आवास कहाँ से, किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो वो, तो मैं बता तो रहा हूँ कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है कि पढ़ने में तो लगता है कि यार बड़े आसान है, लेकिन जैसे ही आप जैसे पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ यार आसान तो नहीं है पूरा। तो वही है, अगर आप जैसे देखोगे तो यहाँ से एक ऑक्सफोर्ड सर्कस वाला एक प्रश्न यही यहाँ आयोग ने उठाया है। R37 आता ही रहता है, जहां तक पूछा गया। एच कब्रगाह पूछी ही गई है, श्रमिक आवास पूछ ही लिए गए हैं, भट्टियां पूछ ली गई हैं, अन्नागार पूछता ही है। तो ये मोटा मोटा जो मैंने आपको बताया कि ये जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों को, ये जो हमारी एक जो क्लासेस जो चल रही हैं, तो बताया था कि ये बैच जो प्रारंभ हुआ है वो RO GS स्पेशल है, और उसमें प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड कर दिए जाएंगे। और इससे भी आगे, जैसे अभी कुछ पॉइंट मैं आपको और करवा देता हूँ, तो ये मैं साफ करके आपको बता देता हूँ हड़प्पा के जो जहाँ से और प्रश्न आयोग जहाँ से प्रश्न उठाता है, या थोड़े अनुमानित है कि यहाँ से प्रश्न पूछता है, जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको और करवा देता हूँ पूरा। तो हड़प्पा में अगर आप पॉइंट वाइज लिखें तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि सर्वाधिक ठप्पा मार मोहरें, ठप्पा मार मोहरें प्राप्त हुई हैं, पत्थर की, दूसरा अगर आप इम्पोर्टेंट या अगर आप देखो तो पत्थर की नृत्य रत मूर्ति प्राप्त हुई है। तीसरा अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जाए तो यहाँ से गेहूं और जौ के दाने प्राप्त हुए हैं, दाने प्राप्त हुए हैं। और अगर जैसे इम्पोर्टेंट एक और है कि हाँ, मादा जननांग से वृक्ष निकलता हुआ दिखा गया है, एक मोहर पे ऐसा चित्रांकन किया गया है, एक मोहर मिली है, मोहर लिख सकते हो, और उसमें मादा जननांग से वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है, वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है। और ये जो मादा जननांग से वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है, इसे उर्वरता की देवी का प्रतीक माना गया है, उर्वरता की देवी का प्रतीक माना गया है इसे। और अगर आप और थोड़ा और इसमें प्रमुख अगर पॉइंटों पे जाएं तो आप देख सकते हो कि हड़प्पा से ही सीपी का पैमाना प्राप्त हुआ है, आटा गूंथते हुए और दूध पिलाते हुए मोहरों पर चित्र अंकन हुए हैं। तो आप एक बार एक पॉइंट ये डाल सकते हो कि सीपी का पैमाना प्राप्त हुआ है, और उसे भी अगर लिखना चाहें तो आटा गूंथते हुए और दूध पिलाते हुए जो मोहरों पर जो चित्र अलंकृत किए गए हैं वो। और आप लिख सकते हो कि शंख का बना हुआ बैल, ये भी एक लिख सकते हो यहाँ पे। तो बहुत ऐसे हैं, जैसे इधर लिख देता हूँ, उधर जगह नहीं है तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं ये 2 पॉइंट। शंख का बना हुआ बैल प्राप्त हुआ है, एक आटा गूंथते हुए
और दूध पिलाते हुए, दूध पिलाते हुए ये चित्रों का अंकन किया गया है। अगर इससे भी अगर आप देखें तो एक में जहां से मैं आपको मैं बता दूं कि जहां आयोग अक्सर कर फंसाता है आपको, तो वो ये शुरुआत की ये 2 पॉइंट हैं। एक सर्वाधिक ठप्पा मार मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो आप बताओगे कि हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। लेकिन अगर कुल सर्वाधिक मोहरें पूछे कि कुल सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो फिर आपको कुल सर्वाधिक मोहरों में आपको मोहनजोदड़ो बताना पड़ेगा। तो यहीं से अक्सर कर कुल सर्वाधिक मोहरें अगर पूछे तो आपको मोहनजोदड़ो लगाना पड़ेगा, मोहनजोदड़ो। ऐसे ही अगर आपको ये दूसरा पॉइंट जो पत्थर की नृत्य मूर्ति, तो अगर आपसे पूछे कि पत्थर की नृत्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप हड़प्पा लगा दोगे कि हड़प्पा से प्राप्त हुई है। लेकिन अगर यहीं पे आपको कंफ्यूज करने के लिए आए बोल दे कि कांसे की नृत्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो फिर आपको कांसे की नृत्य मूर्ति आपको मोहनजोदाड़ो लगानी पड़ेगी, क्योंकि कांसे की नृत्य मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। तो यही है जो मुख्य हड़प्पा में जो प्रमुख पॉइंट हैं वो सब। तो अब इससे आगे मोहनजोदाड़ो, तो चलो मोहनजोदाड़ो, आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, तो कल की क्लास में करते हैं। तो मोहनजोदाड़ो, अगर मोहनजोदाड़ो में जैसे मैं आपको अब थोड़ा मोटा मोटा और समझाऊं, तो मोहनजोदाड़ो की अगर आप नगरीकृत जैसे व्यवस्था देखो, तो विकसित व्यवस्था अगर आप देखो, तो मोहनजोदाड़ो में मैं आपको बताऊंगा कि हर घर से कुआं तक भी मिलेगा, और जो ड्रेनेज सिस्टम नालियाँ हैं वो और जो घरों के दरवाजे वो अंदर गली की तरफ खुलेंगे, मेन रोड पे ना खुल के, क्योंकि वो धूल भूल है उसकी सुरक्षा के लिए। तो एक इस तरीके से एक स्ट्रक्चर जैसे वर्तमान में बोलते हैं कि इतने आर्किटेक्ट, अब वर्तमान में इतने आर्किटेक्ट, और उसके लिए जो अगर नगर नियोजन के बारे में देखा जाए तो भारत में मोटा मोटा बोलते हैं कि चंडीगढ़ को सबसे सुव्यवस्थित नगर नियोजन की स्थिति अगर उसमें देखा जाए, नगर नियोजन की विशेषता में, तो चंडीगढ़ को माना जाता है। लेकिन उससे भी अच्छे अगर वो अगर आपको जानना हो नगर नियोजन के बारे में, तो सिंधु सभ्यता है। कहीं से नालियां प्राप्त होनी, नालियों की इस तरीके से अभी मैं आपको बताऊंगा आगे एक स्थल से लकड़ी की नालियां, बांस की नालियां प्राप्त हुई हैं, लकड़ी की नालियां बनाई गई। तो एक नगर नियोजन था कि जल निकास प्रणाली कैसी रहनी चाहिए, ये सब। तो इसी के उस पर अब आगे तो फिर आप कल ही करवाते हैं। तो आज की क्लास को साथियों यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, राधे राधे, मिलते हैं फिर कल।